जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से आए हैं एक लेक्चर को लेकर के। इसका नाम है प्रोपोर्शनल चैम्बर। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, प्रोपोर्शनल चैम्बर है क्या और हम कहाँ से लेक्चर ला रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टॉपिक है गैस फील्ड डिटेक्टर। तो गैस फील्ड डिटेक्टर का एक अलग अलग पार्ट है, जैसे रिकम्बिनेशन चैम्बर, जिसको रिकम्बिनेशन रीजन बोलते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल चैम्बर। तो वही आज यहाँ पर आया है, प्रोपोर्शनल चैम्बर। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, मार्वल स्टूडियो का कोई एक अच्छा सा सिनेमा देख रहे हैं। मतलब इस तरह का थ्योरी है ये, जिसमें बहुत मज़ा लगता है। दरअसल बात क्या है, बात है एक कहानी का। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है आपस में, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, पार्टिकल्स निकलते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, उनको डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब चूँकि हम उस इंस्ट्रूमेंट में गैस फील करते हैं, अलग अलग गैस फील करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, कैथोड और एनोड की सहायता से हम लोग जिस तरह से उसका गैस पार्टिकल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उसमें से दो रीजन को मैंने बता चुका है। दो थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको मैंने बता चुका है। अब बारी है इस प्रोपोर्शनल चैम्बर का। तो प्रोपोर्शनल चैम्बर में होता क्या है कि ये लो एनर्जेटिक पार्टिकल जो होते हैं, जैसे बीटा और गामा, तो लो एनर्जेटिक पार्टिकल को डिटेक्ट करने का काम प्रोपोर्शनल चैम्बर करते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल, उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करती है, तो आयोनाइजेशन चैम्बर करती है। और अल्फा पार्टिकल जो है उसी को ही क्यों कर पाती है वो भी मैंने बताया। ठीक है, उसमें जो गैस फिल करते हैं उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं कि प्रोपोर्शनल चैम्बर का पूरा डिटेल बताने वाले हैं। इसका एम क्या है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, और इसका वर्किंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, प्राइमरी आयोनाइजेशन क्या होती है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन क्या होती है, डिटेल जानकारी हम लोग आज इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो स्टूडेंट, ये जो है हमने लिखा है बोर्ड पर एम। तो एम का मतलब होता है लक्ष्य। जो प्रोपोर्शनल काउंटर का मेन लक्ष्य क्या है, तो इट इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल विच हैव लो आयोनाइजिंग पावर। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका लो आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर मतलब समझ रहे हैं, जो आयन को नहीं निकाल पाता। मतलब प्राइमरी आयोनाइजेशन और सेकेंडरी आयोनाइजेशन में बताया था। तो प्राइमरी आयोनाइजेशन में क्या होता है कि एटम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिलीज करते हैं। तो एटम खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, वहाँ से नेगेटिव चार्ज रिलीज होते हैं। तो आप हम बोल रहे हैं कि ऐसा पार्टिकल जिसका लो आयोनाइजिंग पावर है, जो एटम से कोलाइड करके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग नहीं कर पाते हैं, तो उन सब पार्टिकल्स का यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। तो उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल चैम्बर। मतलब ऐसा डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल विच हैव लो आयोनाइजिंग पावर लाइक बीटा पार्टिकल, गामा रेज एंड मेसॉन्स। आप समझ में आई? अब हम लोग इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानकारी लें। तो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब क्या है, सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो मैंने डिवाइस बनाया है, उस डिवाइस में जो काम होता है, वर्किंग होता है, उसका उस वर्किंग का सबसे मेन वर्क क्या है, मतलब उसका सबसे मेन काम क्या है, यही उसका प्रिंसिपल है। बाकी छोटे छोटे काम को हम लोग ज़्यादा गणना नहीं करते। समझ में आई बात? तो मेन काम क्या है, तो इस डिवाइस जो मेरा प्रोपोर्शनल चैम्बर, उसका मेन काम है प्रिंसिपल और क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी आयोनाइजेशन करना। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी आयोनाइजेशन, इसी पर पूरी के पूरी डिवाइस वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी आयोनाइजेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी गैस एटम से टकराती हैं, तो वो गैस एटम का इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब कोलाइजन के बाद जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन में, अब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी लेकर के निकल जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी लेकर निकल गई, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, जबकि जो वहाँ पर एटम बची वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब
एक एनाइन और एक कैटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब होता क्या है कि इसको बोलते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन, जहाँ पर एनाइन और कैटाइन फॉर्म हुआ। अब हम क्या करते हैं कि कैथोड और एनोड के बीच में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये दोनों आयन फिर से गैसेस एटम से टकराते हैं, ठीक है, और फिर से आयन बना लेते हैं, और फिर वो जो आयन होती है वो फिर टकराती है गैसेस एटम से और नया आयन प्रोड्यूस करती है। मतलब आयन जो है सेकेंडरी आयनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण से जिस चार्ज पार्टिकल का लो एनर्जी भी होता है उसका बहुत सारे आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं और आसानी से डिटेक्टेबल पल्स हमको आउटपुट में मिल जाता है। तो एक बार जान लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आयनाइजेशन। मैंने बताया था व्हेन वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड, अभी बताया मैंने कैथोड और एनोड के बीच का वोल्टेज इज सफिशिएंटली इंक्रीज सो दैट प्राइमरी आयन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ गैस with incident charge particle gain sufficient energy to further collide with gas to produce secondary ions। इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका एनर्जी इतना बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो प्राइमरी आयन प्रोड्यूस हुआ था वो फिर से इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि गैसियस एटम से टकराने लगेगा, और गैसियस एटम से टकरा करके क्या होगी, फिर से आयन प्रोड्यूस करेगी। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी आयनाइजेशन। और ये जो सेकेंडरी आयनाइजेशन है इसी को बोलते हैं गैस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो गैस मल्टीप्लिकेशन भी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वी गेट डिटेक्टेबल पल्स हाइट इन आउटपुट, और इसी सिचुएशन से हम लोग एक डिटेक्टेबल पल्स हाइट लेते हैं, आउटपुट में मिलता है। समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो सारे के सारे गैस फील्ड डिटेक्टर का सेम होता है, बस माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल चैम्बर, जो कि बिल्कुल सेम है गैस फील्ड डिटेक्टर के जैसा, आयनाइजेशन चैम्बर के जैसा। माइनर सा डिफरेंस होती है, वो क्या होती है देखते हैं, ठीक है। तो सावधानी से देखने की आवश्यकता है। ये जो है मेरे पास, ये है सिलिंड्रिकल चैम्बर, ठीक, क्या है, सिलिंड्रिकल चैम्बर, ठीक है, जो मेटालिक चैम्बर है, मेटल से बना हुआ है। यहाँ पर मैंने लगाया है एक वायर, जिसको एनोड वायर बोला जाता है, सेंट्रल वायर भी बोला जाता है, ठीक है। अब है क्या, मैंने क्या किया है कि ये जो सिलिंड्रिकल चैम्बर है उसके सरफेस को नेगेटिव सेल्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव को छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसी तरह ये जो सेंट्रल वायर है, उस सेंट्रल वायर को मैंने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, और लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हुए इधर पॉजिटिव सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लेंगे ये क्या है और ये क्या है। तो हम बार बार बता रहे हैं प्रत्येक वीडियो में कि ये जो मेरे पास सेंट्रल वायर है और ये सरफेस है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट जहाँ पर हुई वहाँ पर बात बिगड़ जाती है, ठीक है। जहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट हुई वहाँ बात बिगड़ जाती है, वर्क नहीं कर पाती। इसके लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं, जिसको बोलते हैं इंसुलेटिंग प्लग, इंसुलेटिंग प्लग, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सेंट्रल वायर से आगे हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर, यहाँ पर कैपेसिटर को जोड़ते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जो आउटपुट में अनरिलेबल नॉइज साउंड जो होता है, उस नॉइज साउंड को ब्लॉक कर देते हैं, और हमको जो है एम्पलीफायर में भेजते हैं पल्स को, और पल्स को एम्पलीफायर में भेज करके एम्पलीफाई कर देते हैं। लेकिन क्या होती है, ये जो प्रोपोर्शनल चैम्बर है इसमें एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं, बहुत अच्छी पल्स आती है। फिर इस एम्पलीफिकेशन के बाद काउंटर में भेज देते हैं, जहाँ पर क्या होती है, काउंटर में उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है चैम्बर को, ठीक है, पल्स को। बात समझ में आई आपको। अब क्या है इसका वर्किंग, तो वर्किंग मेन होता है कि इस चैम्बर में जो मैंने गैस फिल किया है, तो इस चैम्बर में मैंने गैस फिल किया आर्गन और दूसरा मीथेन, दोनों के मिक्सचर को। अब इन दोनों को ही क्यों फिल किए हैं इसके लिए हम लोग बात करेंगे। आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है ना, जिसका ऑक्टेव स्टेट फुल है। तो मैंने गैस चैम्बर जो है गैस फिल डिटेक्टर में भी यही बताया था कि जब भी हम लोग भरेंगे इसमें तो क्या भरेंगे, आर्गन इनर्ट गैस को ही भरेंगे, ठीक। तो इसका वर्किंग, तो वर्किंग क्या है इसका, तो मेन वर्किंग मेरा फोकस रखता है बार बार कि इसमें मैंने कौन सा गैस को फिलअप किया है। तो मैंने इसमें जो फिलअप किया है गैस, उसका नाम है आर्गन और दूसरा है मीथेन। इन दोनों को मिक्सचर, इन दोनों का क्या है, मिक्सचर को मैंने यहाँ पर
फिलअप किया है, जिसमें आर्गन कितना होना चाहिए, आर्गन होना चाहिए 90% और मीथेन होना चाहिए 10%। ये बात ध्यान में रखने आ सकता है। मैं बताऊंगा कि मीथेन इसमें क्यों जरूरत है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ भी सकता है, मैं मीथेन क्यों डालूँ इसमें, ठीक है, हमें बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कभी मैंने इस पर क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल कोई इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसमें होती क्या है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जो गैस भरी हुई है आर्गन का गैस, उसके गैस के एटम के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे बहुत ज़्यादा। अब कोलिजन के कारण से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। यहाँ क्या है, गैस एटम में मान लेते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए ये क्या है, ये एटम, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, ये दोनों क्या होंगे, टकराएंगे, तो चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी दे देंगे एटम को। अब एटम में क्या है कि एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहरी कक्षा, सबसे लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में करेगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एनर्जी को ले लेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एक एटम से बाहर निकल गया तो वो नेगेटिव चार्ज बन गया, मतलब वो एनाइन का काम करने लगेगा, और ये खुद ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैटायन और एनाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये कैटायन और एनाइन क्या होती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से यहाँ पर कैटायन और एनाइन दोनों मूव करने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होगी, ये जो एनाइन है वो किधर मूव करेगी, एनाइन मूव करेगी यहाँ पर, ठीक है, ये सेंट्रल वायर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगी, इसके सरफेस की तरफ। अब हमको इसमें करना क्या है कि इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखते हैं, 1000 वोल्ट। अब 1000 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस रख देते हैं, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पर, एनोड और कैथोड के बीच का कोई भी एक पॉइंट पर हमको ये निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसके अनुसार से हम आपको बताएंगे कि इसका वर्किंग क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम लोग पहले से जानते हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, E=V/R। R क्या है, तो R है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट R, ठीक। तो हमें करना एक्चुअल में क्या है कि इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं, लॉग ये बाय बी। अब ये और बी क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है, ये है इसका रेडियस, किसका रेडियस है, ये जो सेंट्रल वायर है उसका रेडियस, जिसको हम लोग कितना लेते हैं, तो ये इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं 0.1 mm, ठीक है। बी क्या है, तो बी है इसका रेडियस, किसका रेडियस, ये जो चैम्बर है मेरे पास सिलेंडर चैम्बर, उसका रेडियस, और इसको हम लोग लेते हैं 10 mm। कितना लेते हैं, 10 mm। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेते हैं, 1000 वोल्ट। जब ये हम अप्लाई करते हैं, आर को ले लीजिए आप 1 मीटर 1 mm, ठीक, मतलब थोड़ा कम दूर पर, ठीक है। उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आती है कितना, ये इक्वल्स टू आती है 10⁻6 वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ये 10⁻6 वोल्ट मीटर जो बहुत ज़्यादा है, 10⁻6 वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी कि इस इलेक्ट्रॉन्स के पास, इस चार्ज के पास फर्दर एनर्जी मिल जाएगी, और ये एनर्जी क्या करेगी, और भी ज़्यादा एटम्स के साथ कोलाइड करने के लिए प्रेशर करेगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, टकरा रहे हैं एटम के साथ, तो और ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही है चार्ज को, मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन। मतलब वहाँ पर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मतलब एक ऐसा चार्ज पार्टिकल था जिसके पास बहुत कम आयोनाइजिंग पावर था, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करवाया, क्यों, इसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस को 1000 वोल्ट बढ़ा दिया, इसके कारण से, ठीक है। अब होता एक्चुअल में क्या है यहाँ पर कि मुझे पल्स तो मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि ये एटम प्रोड्यूस हो रही है तो ये करेगी क्या, आयन्स प्रोड्यूस हो रही है, तो ये करेगी क्या कि ये आर्गन के एटम के साथ कोलाइड करेगी, साथ में उसको एक्साइट भी करेगी, आर्गन के एटम को एक्साइट करेगी।
अब आर्गन के एटम को एक्साइट जब करेगी ये बहुत ज़्यादा, तो एक्चुअल में होगा क्या होगा, आर्गन के एटम एक्साइटमेंट के कारण इसका इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप मारेगी। ठीक है, अब जंप मारने से क्या हुआ, वहाँ पर फोटोन रिलीज हुआ और ये फोटोन जाकर के कैथोड के भाग से टकराते हैं। ये फोटोन कैथोड के भाग से टकराएगी और कैथोड के भाग से टकराएगी, लेकिन तब तक इस फोटोन का एनर्जी, इस फोटोन का जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाता है। इसकी कारण से ये क्या करेगी, यहाँ पर जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेगी। अब चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है ना कि जब कोई हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर और भी ज़्यादा क्या हो रही है, चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर दिक्कत होती है, गैसेस एटम डिस्चार्ज होने लगती है। लग रहा है ना मार्वल का सिनेमा जैसा डिस्चार्ज होने लगती है पूरा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए मीथेन गैस काम करता है। मीथेन गैस करती क्या है कि जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जैसे ही एक्साइट हुए आर्गन के एटम, तो जो फोटोन निकला उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है CH4 मीथेन गैस। ठीक है, ये मीथेन गैस का यही काम है यहाँ पर, उसको ऑब्जॉर्व कर लेना। इसके कारण से ये कैथोड के वाल से नहीं टकराएगी, और कैथोड के वाल से नहीं टकराएगी तो बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब हमको डिटेक्टेबल पल्स मिलता रहेगा बिना गैसेस एटम के डिस्चार्ज होते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि गैसेस एटम के डिस्चार्ज होते ही, अब मैंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो करंट बहुत ज़्यादा पास करेगा, है ना, फ्लो ऑफ आयन के कारण से। अब फ्लो ऑफ आयन के कारण से करंट ज़्यादा पास करेगा, इसके कारण इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ पर क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो पल्स प्रोड्यूस होगा, और उस पल्स में जो इनरियलेबल नॉइज साउंड होगा, हल्ला गुल्ला वाला वाइब्रेशनल साउंड, उसको क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटर के थ्रू ब्लॉक कर देंगे, और कैपेसिटर के थ्रू ब्लॉक करने के बाद उसको भेजेंगे एम्पलीफायर में, तो वो क्या करेगी, एम्पलीफाई करेगी। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होती है कि इसका एम्पलीफिकेशन जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें बहुत अच्छा पल्स प्रोड्यूस होती है, और उसको काउंटर में भेज देंगे जहाँ पर इसका डिटेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इतनी थी कहानी इसकी। हम समझते हैं कि प्रत्येक टॉपिक को, इसकी कहानी को बड़ा मज़ेदार भाव से मैंने समझाया है। थोड़ा सा बैक कीजिए पूछ करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक कीजिए और वहाँ से फिर देखिए, तो एक कंसेप्ट को बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आपको बस इतना जानना है कि जब आर्गन के एटम क्या होती है, एक्साइट होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, और जंप करने के कारण फोटोन का इमिशन होता है, और वो फोटोन का वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा होता है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सके। वो जाकर कैथोड के वाल से टकराते हैं और वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इमिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फर्दर जाके एटम से टकरा जाते हैं, जिसके कारण से और भी ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होता है, और ये बहुत ज़्यादा चार्ज के कारण से क्या होती है, एटम डिस्चार्ज होने लगेगी, मतलब मेरा ये जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, मीथेन गैस को। ये मीथेन गैस करती आखिर में क्या है, तो मीथेन गैस का मेन मकसद है कि जो फोटोन्स निकले हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाने से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने के कारण से वो कैथोड वाल से टकरा नहीं पाती है और आराम से काम कर लेती है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके अगले बार क्या है, गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मतलब एक पेयर प्राइमरी आयोनाइजेशन में जो दो आयन प्रोड्यूस हुए, वो पेयर अकेले जितना सेकेंडरी आयंस को प्रोड्यूस करती हैं उसको बोलते हैं गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल M।
उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन भी चाहिए, जिसको मैं अभी यहाँ पर तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन। क्या करना है, हमें गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कैपिटल एम का डेफिनेशन हमको देना है। ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस बाय वन पेयर ऑफ प्राइमरी आयन, मतलब प्राइमरी आयन जो है, एक जोड़ा प्राइमरी आयन से, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से जितना सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एन सेकेंडरी आयन्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और मान लेते हैं पी जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिशन करवाने के लिए एक आयन कितना फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाया। ठीक है, तो P क्या है, P द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय सेकेंडरी आयन, मतलब एक सेकेंडरी आयन कितने फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि बात है कि एक सेकेंडरी आयन P फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं, तो N सेकेंडरी आयन कितने कर सकते हैं, तो N इंटू पी। बात समझ में आई। अब क्या है, न्यू नंबर ऑफ सेकेंडरी आयन, अब ये NP जो है सो जाकर के फिर N नंबर से कोलाइड करेंगी तो इतना प्रोड्यूस करेगी। अब फिर ये N2P सो फिर क्या करेगी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगी। इसका मतलब ये क्या होगा, एक चेन बन जाएगा। N था पहले, फिर हुआ क्या NP। ठीक है, N के बाद क्या हुआ NP। ठीक है, NP होगा, ओह सॉरी N था, अब ये N कोलाइड हुआ इसके साथ NP के साथ, तो NP N2P बना। फिर ये N2P के साथ कोलाइड हुआ तो क्या बनेगा, N3P, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, GP बन जाएगी। और GP का जो हम लोग सम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो ऐसे इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A/1 - R। ठीक है, जहाँ पर R इक्वल्स टू क्या है, तो वहाँ पर R इक्वल्स टू है कॉमन रेशियो, A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 - R इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, N2P डिवाइड बाई N इक्वल्स टू आएगा NP, मतलब इतना होगा। मतलब ये N क्या है, तो N है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा, जो गैस का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बनेगा, मल्टीप्लिकेशन बनेगा, वो डिपेंड करेगा प्राइमरी आयन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कोई एक पेयर ऑफ आयन करीब 10 से लेकर के 1000 तक प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है। एडवांटेजेस में सबसे पहली बात आती है कि ये जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी तो मैंने कुछ देर पहले बताया कि लो एनर्जेटिक पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, लेकिन जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जैसे अल्फा रे, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है कौन, प्रोपोर्शनल रीजन, प्रोपोर्शनल चैम्बर। ठीक है, और इसका लिमिटेशंस क्या है, कि ये लिमिटेशन मेन बात है इसका कि ये जो प्रोपोर्शनल चैम्बर है उसका सेकेंडरी आयन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है उसके बीच का जो वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लगाए थे 1000 वोल्ट, तो इस 1000 वोल्ट को एक नैरो लिमिट के बीच में ज़रूर फिक्स करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर देखते रहना चाहिए, कहीं वोल्टेज ज़्यादा बढ़ना चाहे कहीं घटना चाहे। ठीक है, देखिए इट कैन डिटेक्ट हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल एज वेल एज लो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और इसका लिमिटेशंस में है, इन प्रोपोर्शनल काउंटर गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। ये तो बात सही है, गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किस पर डिपेंड करती है, अप्लाइड वोल्टेज पर। ठीक है, सो दिस अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन विद इन नैरो लिमिट, यही इसका लिमिटेशंस है। बात समझ में आई। तो इस चैनल के पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, BSc के हैं, और आप चाहें तो हम क्लास 11-12 के लिए भी देते हैं। क्लास 10 के लिए अभी लॉकडाउन के टाइम में सीरीज मैंने चालू की है। क्लास 9 और 10 का साइंस तो पूरा फिनिश करके ही रहना है, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग तो बड़े हैं, आप तो बड़े हैं, BSc के बहुत सारे देख लेंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, घरेलू भाषा में हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, और घर में कहाँ पर यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताते हैं। आपको बताया मैंने, मार्वल का जो सिनेमा है उसके अनुसार लगने लगता है इसका थियोरी, इसका वर्किंग। ठीक है, इसका वर्किंग को आप ध्यान से सुनिए तो आपको लगेगा कि मार्वल का सिनेमा में जिस तरह से आयरन मैन बोलते हैं उस तरह से बात होने लगी, फोटोन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, रेडिएशंस के बारे में, एनीथिंग। ओके,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, और मेरे साथ बने रहने के लिए AK फिजिक्स क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।